हम्म। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। फटाफट एक बार आप सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। जल्दी से जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। और आपका जो चैप्टर चल रहा था हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे, देन हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। फटाफट लाइव आइए बच्चों। आपको पता है जैसा कि लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद ये हम लोग पढ़ रहे थे और इसके बारे में ही हमें आगे कंटिन्यू करना है। कल मैंने इनकी नियुक्ति आपको बता दी थी कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी शपथ बता दी थी। तो आज सबसे पहले हम शपथ के बाद में देख लेते हैं कि मंत्री परिषद जो है, राज्य मंत्री परिषद क्या होती है। तो राज्य मंत्री परिषद की जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में जरा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ लिखेंगे राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? मंत्रियों की संख्या। तो ध्यान रखना बेटा, राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या होती है विधानसभा का 15%। विधानसभा का 15%। वहां पे लोकसभा का 15% था और यहाँ पर विधानसभा का 15% आपके मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या होगी। और ध्यान रखना कि ये आपकी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। इससे कम हो सकती है पर इससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्योंकि कुछ राज्य छोटे होते हैं तो छोटे राज्यों के लिए कहा गया है, छोटे राज्यों के लिए 12 कितने होने चाहिए? छोटा राज्यों के लिए मंत्री परिषद में 12 मंत्री होने चाहिए, यानी कि 12 से कम नहीं हो सकते और आपके 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। ये जो 15% फिक्स की गई है, यहां पर भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 2003 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा विधानसभा में आपके जो क्या कहते हैं, मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या है वो विधानसभा का 15% होगा। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो मंत्री परिषद की संख्या के बाद में आप एक और चीज ध्यान रखना कि यही जो मंत्री परिषद की संख्या है, अगर हम दिल्ली के लिए बात करते हैं तो दिल्ली में मंत्री परिषद की जो संख्या होगी, मंत्री परिषद की संख्या वो रखी गई है, ध्यान रखिएगा, विधानसभा का 10%। इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है कि विधानसभा का 10% किसके लिए होगा? आपका दिल्ली के लिए होगा। तो छोटे राज्यों के लिए 12, दिल्ली के लिए 10% और जितने भी राज्य हैं उनके लिए विधानसभा का 15%। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निश्चित कर दी गई है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न यहां से बनता है कि मंत्री परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल, तो कार्यकाल सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री दोनों के कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 इयर्स होता है। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ये 5 वर्ष से पहले अपना त्यागपत्र, अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को दे सकते हैं। रेजिग्नेशन, त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं अगर ये 5 साल से पहले इस पद को छोड़ना चाहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको आगे ध्यान रखना है कि आगे की तरफ हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनको हटाता कौन है? हटाता कौन है? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को हटाता कौन है? ठीक है, कौन हटाता है?
तो आप लिखेंगे राज्यपाल। कौन हटाएगा? राज्यपाल। यानी अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि मुख्यमंत्री और मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी कि इनको नियुक्त भी राज्यपाल करते हैं और बेटा जी इनको हटाते भी राज्यपाल हैं, और इसलिए ये आपके राज्यपाल के प्लेजर होते हैं, यानी प्लेजर ऑफ गवर्नर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपका मंत्री परिषद में जो आपकी मंत्री परिषद मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इनको हटाते भी राज्यपाल हैं। लेकिन बेटा ना तो नियुक्ति अपनी मर्जी से करेंगे और ना ही इनको हटाएंगे अपनी मर्जी से। तो आप क्या लिखेंगे? देखना जरा, मुख्यमंत्री को जब तक विधानसभा में बहुमत होता है, विधानसभा में बहुमत होता है, बहुमत होता है, तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, वे अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि जब तक इन्हें मेजॉरिटी है तब तक इन्हें राज्यपाल भी इनके पद से नहीं हटा सकते। जब मेजॉरिटी नहीं रहेगी तभी राज्यपाल इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मंत्री को जब तक मुख्यमंत्री का विश्वास रहता है, मंत्री को जब तक मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वह अपने पद पर रहता है। यानी सीएम का बिलीफ चाहिए आपको मिनिस्टर बने रहने के लिए। मुख्यमंत्री या हम लिख लेंगे सीएम जब चाहे राष्ट्रपति से कहकर, सीएम जब चाहे राष्ट्रपति से कहकर किसी भी मंत्री को हटवा सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री का जब तक मंत्री पे विश्वास है वो सेफ है, उससे कोई भी नहीं हटा सकता। शपथ कौन दिलाता है? सुनील कुमार जी, मैं सब बता चुकी हूं। और आप तो बहुत ही पीछे का क्वेश्चन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। मैम, इन्हें शपथ गवर्नर दिलाते हैं। ये मैं कल की क्लास में बता चुकी हूं कि सीएम और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन शपथ दिलाता है। ठीक है, मैंने पहली लाइन लिखी है कि मंत्री परिषद जो राज्य में होती है उसकी मैक्सिमम संख्या कितनी होगी। तो जिस राज्य में विधानसभा की जो सीटें होंगी उसका 15% मैक्सिमम होगी और मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम 12 मंत्री होंगे। लेकिन दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक मिनट, राष्ट्रपति नहीं, एक मिनट, यहां पे राज्यपाल आएगा, इसको ठीक करना, एक मिनट, इसको ठीक कर लेना बस। सीएम जब चाहे राज्यपाल, यहां पे राज्यपाल आएगा, राज्यपाल से कहकर किसी भी मंत्री को हटवा सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल होगा। हाँ जी, आगे देखिएगा कार्यकाल। कार्यकाल 5 साल सिंपल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पे रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत होता है, और मंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक उसे सीएम का विश्वास प्राप्त होता है। यह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे और आपके सेंटर में किसका नाम आ जाएगा राज्यपाल की जगह? राष्ट्रपति। सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रही। ये जो तुम्हें मैं पढ़ा रही हूं मैम, हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि विनेश कुमार जी आप पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे।
इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझना नहीं चाह रहे हैं। सीएम जब चाहे राज्यपाल से कहकर किसी भी मंत्री को हटवा सकते हैं, ठीक है, हटवा सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा बता रही हूं, त्यागपत्र देना चाहें तो किसको दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल को। हटाता कौन है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी प्लेजर ऑफ गवर्नर होते हैं। मैं क्या मैम इस प्रकार कहा जा सकता है कि सीएम और एमसी मिनिस्टर गवर्नर के अधीन होते हैं? अधीन नहीं होते हैं, प्लेजर ऑफ गवर्नर होते हैं। अधीन में और प्लेजर में अंतर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। सीएम की नियुक्ति का आर्टिकल है 164 का सब क्लॉज 1। मैम क्या हमारे सीएम अभी कितने दिन तक रहेंगे? मैम क्या हमारे सीएम अभी कितने दिन तक रहेंगे? अल्पा आप क्या पूछ रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूं, अपनी भाषा को थोड़ा सा सही करें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पे पूरा चीजें आपको बताई हैं मैंने, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आंसर डाला करो, डालना शुरू करूंगी, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डालूंगी क्वेश्चंस। मैम आपने पद की जगह पर लिख दिया है, पद की जगह पर क्या लिख दिया है? सीएम जब चाहे, पद की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है? मुख्यमंत्री जब तक विधानसभा में बहुमत होता है तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्री को जब तक मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त रहता है वह अपने पद पर, ठीक है, वह अपने पद, अच्छा, वह अपने पद पर रहता है। सीएम जब चाहे राज्यपाल से कहकर किसी भी मंत्री को हटवा सकते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। ये सारा आपका इनका कार्यकाल के बारे में था। आगे की तरफ चलते हैं और एक मैंने आपको पढ़ाया था सामूहिक, क्या कहते हैं, योग्यताएं पढ़ो पहले। योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, ठीक है, योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, और योग्यताएं किसके लिए पढ़ेंगे हम? सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपको मैं ये बता दूं, ध्यान से समझना, मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि या तो आप एमएलए हो या फिर आप एमएलसी हो, ठीक है, एक हाउस का मेंबर आपको यहां पे होना जरूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन मैंने बताया था कि लेकिन अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी सीएम या मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होगी। और अगर 6 माह के अंदर नहीं ले पाएगा मैम तो बेटा उसको अपना पद छोड़ना होगा, तो फिर उसको अपना पद छोड़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आपने विनेश कुमार जी लेट से खरीदा है आपने बैच, तो आपको या आपके साथ और भी बच्चे जिन्होंने बाद में बैच खरीदा है, उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लास को शुरू से देखो, बीच में से चीजें कभी समझ में नहीं आती। एक राज्यपाल कितने राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं? अनुज गुप्ता जी, गवर्नर की क्लास देख लीजिए, प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे, आपकी वजह से और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सारा सेम है, केवल क्या बदल रहा है? राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो रहा है, और बाकी पीएम की जगह सीएम। संघीय मंत्री परिषद की जगह आपको ध्यान रखना है कि संघीय मंत्री परिषद की जगह क्या लिखा हुआ है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सीएम या मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसको सदस्यता लेनी होगी, नहीं लेता तो उसको अपना पद छोड़ना होगा। आगे इनकी योग्यताएं हो गई। उसके बाद आपको लिखना है काइंड्स ऑफ मिनिस्टर्स। काइंड्स ऑफ मिनिस्टर्स, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। मंत्रियों के प्रकार सेम लिखना है, सब कुछ, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मंत्रियों के प्रकार, यहां पर भी 3 प्रकार होंगे। टॉप पे आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स या कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर पर राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर्स, तीसरे नंबर पर उपमंत्री यानी कि डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, और स्टेट मिनिस्टर्स यहां पर भी 2 तरह के होंगे, सहायक राज्य मंत्री, सहायक राज्य मंत्री, असिस्टेंट स्टेट मिनिस्टर्स, और स्वतंत्र राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स। ये 3 प्रकार होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए विधानमंडल के किसी भी सदन का, अच्छा यहाँ पे सदन रह गया लिखना, 1 मिनट, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन अगर नहीं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह सीएम या, तो ये आपके काइंड्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रियों के प्रकार होते हैं। और ये मैं आपको सारा बता चुकी हूं कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, तो आप पीछे से इनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये सब मुझे लिखना नहीं चाहिए, केवल बता देना चाहिए। लेकिन फिर भी, क्योंकि पहली बार आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस विषय को पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैंने हर चीज आपको लिख लिख कर बताई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, काइंड्स ऑफ मिनिस्टर्स के बाद में हम बात करेंगे, कार्यकाल हो चुका है। एक मैंने आपको बताया था सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, जल्दी बताइए यहां पे किसके लिए होगा, आप ही बताएंगे मुझे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बताएंगे मुझे कि यहां पे किसका सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। तो मंत्री परिषद का, किसके लिए? मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, बताओ जल्दी किसके लिए? मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, राज्य वाली मंत्री परिषद का, बताइए जल्दी किसके लिए लिखूं बेटा, क्या लिखूं, जल्दी बताइए। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके लिए होता है?
हाँ जी मनीष पाल जी, राज्य में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य में भी राज्य मंत्री होते हैं और राज्य में भी उपमंत्री होते हैं। बताइए जल्दी से। सीएम के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका मतलब रिवीजन बिल्कुल नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया कन्हैया 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 विधानसभा, बहुत बढ़िया रामेश्वर जिन्होंने आंसर किया है कि मैम वहां पे लोकसभा था तो यहां पर विधानसभा होगा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस क्लास में सिर्फ फोकस रहता है टीचर को परेशान करना, टीचर्स को कमेंट करना और ये बोल देना बस कि मैम समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम अपनी गलती कभी नहीं बताएंगे कि हम जो हैं कभी रिवीजन ही नहीं करते। सीएम गवर्नर ये आंसर आ रहे हैं। बेटा कभी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम या गवर्नर की नहीं होती है। आपका सामूहिक उत्तरदायित्व सेंटर में राज्य मंत्री सेंटर का जो संघीय मंत्री परिषद है वहां लोकसभा में, और अगर मैं आपका बात करूं तो मंत्री परिषद में, तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद का राज्य का विधानसभा में। तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नीरज कुमार जी 6 माह का अंदर मतलब होता है कि मान लो आज आपके किसी भी ऐसे व्यक्ति को सीएम या मिनिस्टर नियुक्त किया जाए जो सदन का सदस्य नहीं है, मतलब ना तो वो एमएलए है और ना ही वो एमएलसी है, तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि या तो आप एमएलए बनो या फिर आप एमएलसी बनो। और अगर वो 6 महीने में भी नहीं बन पाता किसी भी सदन का सदस्य, तो फिर उसको कहा जाता है कि अब आप इस पोस्ट पे नहीं बैठ सकते क्योंकि आपको दिया हुआ टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आगे आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 167, आर्टिकल 167, और इसमें क्या है, मुख्यमंत्री की मध्यस्थ की भूमिका, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, मध्यस्थ की भूमिका, मुख्यमंत्री की मध्यस्थ की भूमिका राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य, राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के मध्य, राज्य मंत्री परिषद के मध्य। तो लिखेंगे प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन सीएम, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैंने आपको वहां भी बताया था कि कभी भी मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच कनेक्शन नहीं होता, वहां पे प्रधानमंत्री मीडिएटर होता है और यहां पे आपके मुख्यमंत्री मीडिएटर होंगे। एक तरफ आप लिख सकते हो गवर्नर, बीच में आप लिख सकते हो सीएम और इधर आप लिख सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोई भी बात गवर्नर से कहनी है, कोई भी इनसे कोई डिस्कशन करना है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम से कहेंगे, फिर सीएम गवर्नर से कहेंगे। गवर्नर को अगर कोई भी आदेश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देना है तो गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए जो आदेश है उसको पहले सीएम को देंगे और फिर सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देंगे। यानी कि इनके बीच के जो कन्वर्सेशन है उसमें आपका मीडिएटर कौन होगा, उसमें मीडिएटर होंगे आपके मुख्यमंत्री। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे मंत्री परिषद और आपकी मंत्री जो है वो होते हैं, ठीक है, आपकी मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। अब हमें क्या लिखना है, मुख्यमंत्री की शक्तियां, मुख्यमंत्री की शक्तियां या कार्य, शक्तियां या कार्य, या कार्य आप कुछ भी कह सकते हो, फंक्शंस या पावर्स
ऑफ सीएम, मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। तो पहला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठकों की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता। मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करना, मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करना। मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करना। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। मंत्रियों के बीच मंत्रियों के बीच विभागों का फेरबदल, मतलब एक्सचेंज। ठीक है, ये करते हैं। मंत्रियों के बीच विवादों का निपटारा, मंत्रियों के बीच सहसंबंध स्थापित करना, सहसंबंध स्थापित करना। बाकी आप खुद ऐड कर लेना। ठीक है, ये आपका पूरा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है। मैं कई बार बता चुकी हूं रामेश्वर जी की वेतन इनको एमपी का मिलता है, पर आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। वेतन या तो एमपी का मिलेगा या एमएलसी का, जिस सदन के ये सदस्य हैं उनको। सुमित जहां जी, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बताइए कि गलत क्या है। आपने क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप सही पढ़ा रहे हो मैम, क्वेश्चन मार्क, तो आप ये बताइए कि इसमें गलत क्या है, आपको बताने का पूरा हक है। अमित कुमार जी, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो आपको ध्यान रखना है कि वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि आपके मुख्यमंत्री। चलो और बताइए। ठीक है जी बेटा जी, मेरी गलती है, मैं आपको सही से नहीं पढ़ा रही हूं। मैम जी, अगर मुख्यमंत्री के अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा? बेटा, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, अगर उनके कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि या तो आपकी जो मंत्री परिषद है, अगर सॉरी आपके जो एमपीज या एमएलएज हैं वो अपना बहुमत किसी दूसरे सीएम को दे देंगे, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को सीएम बना देंगे, तो सरकार नहीं गिरेगी। यानी आपके में सीएम का पूछा है तो सीएम ही बताती हूं, सेम प्रधानमंत्री के लिए होता है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपकी इंदिरा गांधी वाला। मैंने आपको बताया था अगर सीएम की बात करें तो सीएम आपका तब तक पद पर रहता है जब तक बहुमत है, लेकिन अगर सीएम की डेथ हो जाए तो डेथ होने के बाद में सरकार गिरती है। लेकिन अगर सरकार को गिरने से बचाना है तो वो एमएलए तुरंत अपना एक नया सीएम चुन लेते हैं, मतलब अपना बहुमत एक नए सीएम को दे देते हैं, तो फिर सरकार नहीं गिरेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिंदी में मतलब मैंने 10 बार लिख चुकी हूं, ऐसा थोड़ी है कि मैंने हिंदी में लिखा ही नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हिंदी में मंत्री परिषद कहते हैं। अगर आप लिखेंगे, अगर आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ आपको बोर्ड पे दिखेगा। ठीक है, अगर आपने क्लासेस रेगुलर की हैं तो फिर आप कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि जो है क्लास में समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप बीच से क्लास कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, अगर आप जो है रिवीजन नहीं कर रहे, तो फिर गलती मेरी नहीं आपकी है।
फेरबदल किसमें होता है? तो बेटा विभागों में फेरबदल होता है। ये कोमा का मतलब है कि ये पूरी लाइन यहां तक ऐसी लिखनी है, मंत्रियों के बीच विभागों का फेरबदल। जैसे कि जो अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको आपका गृह मंत्री बना देना, ठीक है, रक्षा मंत्री को गृह मंत्री बनाना, गृह मंत्री को वित्त मंत्री बनाना, वित्त मंत्री को पर्यावरण मंत्री बनाना, इस तरीके से एक्सचेंज करते हैं डिपार्टमेंट्स को, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एमएलए एमपी ये सब अभी पढ़ाऊंगी, एक दिन में आप पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ सकते हैं। यहां भी अटॉर्नी जनरल होता है, यहां एडवोकेट जनरल होता है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं। और आपके थंबनेल पर भी वही लिखा था, राज्य का महाधिवक्ता। जैसे वहां पर अटॉर्नी जनरल होते हैं, यहां पर आपके होते हैं स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्या लिखेंगे? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे वहां पर आपके महान्यायवादी होते हैं, ऐसे ही यहां पर बेटा महाधिवक्ता होते हैं, ऐसे ही यहां पर बेटा महाधिवक्ता होते हैं। जैसे आपके सेंटर में अगर हम बात करते हैं आपके महान्यायवादी होते हैं, वहां पे महान्यायवादी बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर महान्यायवादी आपके कानून के वकील होते हैं, और यहां पर मतलब सरकार के वकील होते हैं, और यहां पर राज्य सरकार के वकील कौन होते हैं? राज्य के महाधिवक्ता। अवधेश जी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है टेलीग्राम पर अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में तभी आएगा जब आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको इतने एग्जाम्पल्स देके समझाती हूं, और जितनी चीजें भी पीछे समझाई हैं सब आपने पढ़ी हुई हैं, केवल रिवीजन चल रहा है। केवल मैंने आपको बताया है कि शब्दों का हेरफेर है और सिर्फ आर्टिकल्स चेंज हुए हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर हम बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, तो इनकी अगर आप बात करोगे तो इनको आर्टिकल 165 में क्या कहा गया है? ध्यान से सुनना, आर्टिकल 165 क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है आर्टिकल 165 में कि राज्य का एक महाधिवक्ता, राज्य का एक महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होगा, महाधिवक्ता होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह यानी कि एडवाइस, राज्य सरकार की सलाह पर करेंगे। वहां पे क्या लिखा था? वहां पे महाधिवक्ता की जगह महान्यायवादी था, और यहां पे गवर्नर है तो वहां पे राष्ट्रपति थे, और जहां पे आपका राज्य सरकार लिखा है वहां पर संघ सरकार थी या केंद्र सरकार थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखना, अब ये आपके जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, इनकी नियुक्ति बता दी मैंने राज्य सरकार की सलाह पर। इनके बारे में लिखना, राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी, राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट
राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी यही होते हैं, आपको बताया है मैंने। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और वहां पे कौन था सर्वोच्च विधिक अधिकारी? महान्यायवादी। वो किसके थे? केंद्र सरकार के। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन होता है? तो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और इसके काम से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले इसका कार्य बता देती हूं, बाकी चीजें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। कार्य, अगर हम कार्य की बात करते हैं, कार्यों की, हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस, तो इसके क्या काम होते हैं? एक तो ध्यान रखना, कानूनी मामलों पर, कानूनी मामलों पर यानी कि ऑन द लीगल मैटर्स, ऑन द लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों पर, ऑन द लीगल मैटर्स, राज्य सरकार को सलाह देना, राज्य सरकार को सलाह देना किसका काम होता है? किसका काम होता है? आपकी किसका काम होता है? स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। बेटा अगर तुम लीगल मैटर्स में फंस जाओ, अगर तुम पे कोई कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाए, तुम पे कोई ब्लेम लग जाए, कल को कोई आरोप लग जाए और वो आरोप है अपराध का, तो आप किसके पास जाते हैं? वकील के पास जाते हैं। तो केंद्र सरकार का वकील कौन होता है? केंद्र सरकार का वकील होता है, ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी। और राज्य सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद आगे देखना, दूसरा क्या करता है? राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में सुनवाई करता है तथा 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 न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखता है, राज्य सरकार का पक्ष रखता है। भाई आपका वकील किसका पक्ष रखेगा? आपका। तो ये राज्य सरकार का वकील है तो ये उसका पक्ष रखेगा। अगर राज्य सरकार पे कोई भी आरोप लगाया गया है जो कि कानूनी है, तो ये उस मामले की सुनवाई में जो है सुनवाई करेगा। उसके लिए किसी कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखेगा। और सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतलब लीगल मैटर्स पे ये उनको एडवाइस भी देगा। जी, राज्य सरकार के जो भी कानूनी मामले होते हैं उनकी सुनवाई यही करता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं, ये इसके कार्य होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैम ये राज्य सरकार का, साधारण शब्दों में क्या लिख सकते हैं? राज्य सरकार के वकील होते हैं, राज्य सरकार का वकील होता है। हम ये कह सकते हैं। राज्य का अलग अलग होता है एडवोकेट जनरल। जी अभिषेक जी, हर राज्य का अलग अलग एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, आपका बिहार में अलग होगा, यूपी में अलग होगा, केरल में अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो मैंने इनका कार्य आपको बता दिया है। अब इनके बारे में समझ लो कि इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस।
तो योग्यताएं बेटा वही होनी चाहिए जो हाई कोर्ट के जज में होती हैं। तो क्या आप लिखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के समान, उच्च न्यायालय की योग्यताओं के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के समान योग्यताएं जो आपके हाई कोर्ट के जजेस में होंगी वही इनमें भी होंगी। और हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन होती है आर्टिकल 217 के सब क्लॉज 2 में। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस होती हैं और इनमें वही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो एक हाई कोर्ट के जज में होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें आपको, अब आप कहेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन होती क्या है। तो पहला, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा, 10 वर्ष का वकील का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेट, एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेट, 10 वर्ष का वकील का अनुभव, किसी भी उच्च न्यायालय में, तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट, कितना लिख दीजिएगा, 10 इयर्स, 10 वर्ष ये होना चाहिए कि 10 साल तक उसने किसी भी हाई कोर्ट के वकील के रूप में काम किया हो। और मैम अगर ये ना हो तो, और या तो 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद यानी कि जुडिशियल ऑफिसर, किसी भी न्यायिक पद को धारण किया हो। मतलब अगर आपने वकील के रूप में काम नहीं किया तो कोई बात नहीं बेटा, यहां मिनिमम एज नहीं होती मनीष गुज्जर जी, क्वालिफिकेशंस में एज नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस में एज नहीं होती, मिनिमम एज नहीं होती, इनकी रिटायरमेंट एज होती है। तो या तो आप ये करके बैठे हो, अगर ये नहीं है तो या फिर आपके पास ये हो। ये क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी चाहिए और यही सेम क्वालिफिकेशन एडवोकेट जनरल बनने के लिए भी चाहिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इनकी क्वालिफिकेशन हो गई। तो अब हमें अगला पॉइंट जो यहां पे हमें पूछना चाहिए वो होना चाहिए कार्यकाल, यानी कि टेन्योर। कार्यकाल यानी कि टेन्योर। तो लिखेंगे निश्चित नहीं, निश्चित नहीं। कार्यकाल राज्य सरकार के
कार्यकाल पर निश्चित, राज्य सरकार के कार्यकाल पर निश्चित मतलब जब तक स्टेट गवर्नमेंट रहेगी तब तक ये अपने पद पर रहेंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये भी चेंज होंगे। अखिलेश जी वो मिनिमम एज नहीं होती, अखिलेश जी वो रिटायरमेंट एज होती है और वो मैक्सिमम एज होती है। आप गलत कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित नहीं है, कार्यकाल राज्य सरकार के कार्यकाल पर निश्चित होता है, यानी जब तक राज्य सरकार रहेगी तब तक ये अपने पद पे रहेंगे, और राज्य सरकार अगर यहाँ पे बदलेगी तो यहाँ पे ये भी बदलेंगे। 10 वर्ष होता है जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट। संतोष कुमार जी 5 साल नहीं, ठीक है, दोनों जगह पे 10 साल आएगा। चलो आगे चलते हैं, और आगे हम क्या बात करेंगे, आगे हम लिखेंगे कि इसके बाद इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक है। ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र देंगे ये राज्यपाल को। आगे लिखेंगे, अगर हम बात करेंगे कि हटाएगा कौन, तो लिखना राज्य सरकार की सलाह पर, राज्य सरकार की सलाह पर, राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है, राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर हटाने की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल, और मैम अगर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं तो भी राज्यपाल, यानी दोनों काम कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहे हैं। और राज्यपाल जब ये दोनों काम कर रहे हैं तो इसका मतलब लिखिएगा महाधिवक्ता, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जैसे कि आपके महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ऐसे ही महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि प्लेजर ऑफ गवर्नर होते हैं। अगर सेम पर्सन अपॉइंट कर रहा है और सेम पर्सन ही हटा रहा है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये आपके उसके प्लेजर होंगे। मैम ये रिटायर होते हैं कि बदले जाते हैं, ये बदले जाते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है क्योंकि संविधान ने ही निश्चित नहीं किया। तो जब कोई नई सरकार आती है तो वो पुराने वालों को हटा देती है, ये आपको ध्यान रखना है। अखिलेश जी वो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये इनकी क्वालिफिकेशंस, इनका कार्यकाल ये होता है। मैंने इनका कार्य आपको पहले ही बता दिया है। अब आपका एक क्वेश्चन जो फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है कि मैम इनका वेतन क्या होता है, इनकी सैलरी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, राज्यपाल द्वारा, लिखिएगा राज्यपाल द्वारा, एक मिनट लिखेंगे, राज्यपाल द्वारा निर्धारित, राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता है। निर्धारित यानी कि डिटरमाइन, तो डिटरमाइन कौन करता है, डिटरमाइन बाय द गवर्नर। राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन ही इनको दिया जाएगा। इनका कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है, जो राज्यपाल निर्धारित कर देंगे वही सैलरी इनको मिलेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या एक महाधिवक्ता अन्य राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है योगेश जी, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मुकेश आप लोग मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं कि मिनिमम एज नहीं होती, तो मैं कहां से बता दूं? आप ही मुझे बताओ कि जो चीज मैंने पढ़ी ही नहीं है, जिस चीज को संविधान ने लिखा ही नहीं है, उसको अपनी तरफ से बता दूं?
ताकि तुम मुझे ग्रुप में टैग कर सको कि ये तो किसी किताब में लिखा ही नहीं है। आपको मैं कितनी बार बोल चुकी हूं, मेरा गला दर्द होने लगता है एक बात को बोलते बोलते, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और हाई कोर्ट के जजेस की कोई मिनिमम एज नहीं है। तो जब उनकी ही मिनिमम एज नहीं है तो इनकी मिनिमम एज कैसे डिसाइड करोगे? बताओ कैसे डिसाइड करोगे आप लोग? ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेवक कुमार जी, महाधिवक्ता हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अल्पा मौर्य जी, किताबों में तो यही लिखा है कि इनके वेतन का निर्धारण राज्यपाल करते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस की उम्मीद की जाती है, वही क्वालिफिकेशंस मांगी जाती हैं, तो ये कहा जाता है कि इनको सैलरी भी हाई कोर्ट के जजेस के बराबर ही मिलती है। और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है 2,25,000। कितनी होती है? 2,25,000 इनकी सैलरी। लेकिन ध्यान रखना, ये किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक में यही लिखा है कि राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। यहां पर कि यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगी एक आर्टिकल 177, इसमें क्या कहा गया है? महाधिवक्ता महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं। भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, चर्चा या बहस कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। क्योंकि ये विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। क्योंकि ये विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। समझ आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। और यही चीज मैंने अटॉर्नी जनरल के लिए लिखी थी, उसमें क्या लिखा था? संसद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैम, क्या एक से अधिक राज्यों का महाधिवक्ता हो सकता है? नहीं जी, एक महाधिवक्ता एक ही राज्य का होगा। ये चीज गवर्नर के केस में होती है कि एक गवर्नर कई राज्यों का गवर्नर हो सकता है, लेकिन महाधिवक्ता के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। इनका कार्यकाल, इनकी योग्यताएं, इनका वेतन। अब इनके लिए बात कर लेते हैं हम प्रतिबंध की, कि इन पे प्रतिबंध क्या होता है। लिखिएगा, प्रतिबंध, इन पर रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं। प्रतिबंध यानी कि रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध राज्य सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के विरुद्ध ना तो किसी को सलाह दे सकते हैं, और ना ही किसी मुकदमे को
और ना ही किसी मुकदमे को राज्य सरकार के खिलाफ और ना ही किसी मुकदमे को राज्य सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सरकार के खिलाफ कभी भी काम नहीं करेंगे। आगे आपको ध्यान रखना है, इन्हें निजी प्रैक्टिस करने का अधिकार होता है। आज जाकर आप अपनी यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव को खोलकर बैठना अपने नोट्स को, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी सिवाय शब्दों के। अगर आप दोनों को एक साथ बढ़ेंगे, किसका प्रतिबंध बता रहे हो? आप क्या पढ़ रहे हो नीरज कुमार? आप एडवोकेट जनरल पढ़ रहे हो, आप महाधिवक्ता पढ़ रहे हो, तो महाधिवक्ता पर जो प्रतिबंध होते हैं वही बता रही हूं मैं। ठीक है, महाधिवक्ता पर ये प्रतिबंध है, ये आपको ध्यान रखने हैं, यही आपके प्रतिबंध हैं। और कल मैं आपकी सबसे पहले समस्याएं खत्म करूंगी, एमपी क्या होते हैं। कल मैं पढ़ाऊंगी संसद, और संसद में मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी लोकसभा और फिर पढ़ाऊंगी मैं राज्यसभा। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।